नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका अपना जय यादव और इस अच्छे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानते हैं आज क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहा जाता है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहा जाता है? जब एक या एक से अधिक जब एक या एक से अधिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्मों के साथ नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, मैंने क्या कहा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो नया पदार्थ बनेगा, उसे ही क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? आइए इसमें और भी कुछ जो है वो समझ लेते हैं। हम फिर समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में दो कारक भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में दो कारक भाग लेते हैं। एक होता है आपका रिएक्टेंट। कौन सा होता है? रिएक्टेंट। और एक होता है आपका प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसे कहा जाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। हिंदी में से क्या कहेंगे? रिएक्टेंट के लिए अभिकारक। क्या कहा जाएगा? अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? आप समझ ही गए होंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। तो चलो समझ लेते हैं, इन्हें भी लिख ही लेते हैं। अभिकारक किसे समझ लेते हैं? अभिकारक समझ लेते हैं। अभिकारक किसे कहा जाता है? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो समझ सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद भी समझ लेते हैं, उत्पाद किसे कहा जाता है। तो आइए समझते हैं उत्पाद किसे कहा जाता है। उत्पाद क्या समझना है? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट किसे कहा जाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं
रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहलाते हैं। कॉल्ड इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब अभिकारक किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, यानी रिएक्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं समझते हैं आगे। और जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहा जाता है। जैसे आप घर पर सभी चाय बनाते हैं, चलो चाय से शुरू करते हैं। चाय बनाते हैं ना सभी घर पर, तो क्या क्या लेते हैं हम, सबसे पहले जल ले लिया। क्या ले लिया हमने, जल लिया जाता है नहीं लिया जाता है। और उसमें चीनी भी ली जाती है, चीनी प्लस क्या लोगे, अदरक। अच्छे से बनाना है चाय, अदरक ले लिया। और क्या लेना है भाई, अरे सर दूध तो रह ही गया, दूध भी ले लीजिए। चलो दूध ले लिया। इन सभी को मिलाने के बाद हमारी क्या बन जाती है, चाय। क्या बन जाती है, चाय। तो मैंने कहा अभिकारक किसे कहा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। तो अभिकारक क्या क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा, यानी जल, क्या क्या कहलाएगा, जल, चीनी, अदरक, दूध, ये सब भाग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो भाग लेने के बाद प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे उत्पाद। तो चाय क्या कहलाएगी हमारी, उत्पाद। चाय क्या कहलाएगी हमारी, उत्पाद। और ये सब का सब क्या कहलाएगा, हमारा रिएक्टेंट। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल, जो कि हमारी केमिस्ट्री में चलेगा। जैसे मैंने ले लिया Mg प्लस O2। अभी इधर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें एग्जाम्पल क्या लिखना है बेटा, अभिकारक और उत्पाद क्या हो जाएगा इसमें, अभिकारक कौन कौन सा हो जाएगा, Mg क्या हो जाएगा आपका अभिकारक, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका उत्पाद। तो जो भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और जो भाग लेने के प्राप्त हो रहा है वही क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गए तो हमारी कई प्रकार की ऐसी रिएक्शन मिलेंगी और आगे हम करते भी रहेंगे। तो जो भाग लेंगे अभिकारक जो प्राप्त होंगे उन्हें उत्पाद कहा जाता है। तो आइए आगे समझते हैं। अब अच्छा आगे हमारा है अब रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया हम समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया समझ गए ना सभी। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इस बीच जो भी प्रोसेस हुई वही क्या कहलाएगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलाकर हमने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इन दोनों के बीच जो घटना घटित हुई उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। हमने इसे एग्जांपल से समझाना, जल, चीनी, अदरक और दूध, इन सबको मिलाने के बाद चाय जब हमारी कंप्लीट बन के तैयार हो गई तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया सभी के समझ आ गई। अब समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या हमारा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया सभी के समझ में आ गई। और समीकरण भी समझ लेते हैं। देखो रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, यानी इक्वेशन किसे कहा जाता है, तो समझते हैं। शब्दों के स्थान पर प्रतीकों यानी सिंबल, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। मैंने क्या है, शब्दों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करना ही हमारा क्या कहलाएगा। लो मैं और लिख देता हूं, प्रयोग, शब्दों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण
कहलाता है। जैसे समझेंगे अभी, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने किया शब्दों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने ले लिया यहां पर, जैसे अभी हमने लिया था ना, क्या लिया था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम ये ना लिख के हमने क्या कहा, प्रतीकों का प्रयोग करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम के स्थान पर मैंने क्या ले लिया, Mg। क्या ले लिया मैग्नीशियम के स्थान पर, Mg। और ऑक्सीजन के स्थान पर क्या ले लिया, O2। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हम सब ना लेके हमने क्या लिया डियर स्टूडेंट्स, इनके प्रतीकों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है, प्रतीकों का। तो प्रतीकों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, शब्दों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे, उसकी जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन। जब कोई उत्पाद बनेगा तो रंग में परिवर्तन होगा, नहीं, रंग में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका, बताओ जल्दी से, और क्या क्या हो सकता है, तो और क्या क्या हो सकता है, ताप में परिवर्तन भी होगा। क्या होगा, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन होगा या नहीं होगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक और बताओ, बहुत जल्दी से बताओ, चलो। एक हो जाएगा आपका अवक्षेप का बनना। क्या हो जाएगा बेटा, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना क्या होता है, जैसे समझो बात के लिए, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना क्या होगा, जैसे आप गर्म दूध कर रहे हैं और गर्म दूध करने के बाद गर्म दूध हो रहा है और आपने उसमें क्या निचोड़ दिया, नींबू निचोड़ दिया। जब नींबू निचोड़ दिया तो आप क्या देखेंगे, वो बेटा फटने से लगेगा, यानी पनीर जैसा बन जाएगा, पनीर बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, पनीर। तो वो छोटे छोटे से इस प्रकार से टुकड़े जो होंगे ना, और वो कहाँ बैठने लगेंगे, आपके तली पर बैठने लगेंगे। तो वही क्या, इसी प्रकार से जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो हमारा क्या बन जाता है, अवक्षेप। क्या बन जाता है, अवक्षेप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अवक्षेप क्या होता है, ताप तो आप जानते हैं, रंग में परिवर्तन आप जानते हैं, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा। चलो आगे समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या समझना हमें, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसी को एक और नाम होता है, कौन सा होता है, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा कौन सा हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया।
चौथा हो गया हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से, पांचवा कौन सा हो जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अगला कौन सा हो जाएगा? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, बताइए जल्दी से, बताइए कौन सा हो जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इधर लिख देता हूं, नंबर 7 ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। और लास्ट हो जाएगा हमारा 11वीं हम जो लेने वाले हैं आपके बोर्ड के अनुसार, और कई बार बोर्ड पेपर में पूछी गई है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण 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 अपचयन अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया लिखा है ये मैंने, और इसी को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे क्या हो गए? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और कौन सा? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये क्या होते हैं? हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आइए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब आगे हमारी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन किसे कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो आइए समझते हैं। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयोजन। संयोजन 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 से समझ रहे हो? संयोजन अभी समझाते हैं, चलो। संयोजन यानी जन का सहयोग। क्या बन रहा है? देखो, जन का सहयोग। जैसे मान लो जब किसी की शादी होती है तो लड़का दूसरे परिवार का होता है, लड़की दूसरे परिवार की होती है। जब उनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उनका एक ही तो परिवार बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम क्या समझ लेंगे? संयोजन अभिक्रिया को। यानी अलग अलग अभिकारक होंगे और अलग अलग अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर लेंगे, उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, जिस बच्चे के समझ में संयोजन नाम से नहीं आ रहा हो, वो ये भी समझ सकता है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक का मतलब समझ रहे हो ना? योग। योग किसे कहा जाता है? योग का मतलब जोड़ना ही तो होता है। जैसे 2 + 3 मिल जोड़ने के बाद क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यानी 2 चीजें मिली, 2 अंक मिले, 2 अंक मिलने के बाद क्या बन गए बेटा आपके? 5। तो यही क्या कहलाएगा आपका? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। तो चलो परिभाषा से समझते हैं। जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन या
योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। अब जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल आपको लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा मैंने क्या कहा था कि दो यानी अभिकारक किसे कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे अभिकारक कहलाएंगे नहीं। और अब उत्पाद किसे कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं उत्पाद। तो यानी अभिकारक कितने हैं दो और उत्पाद कितना है एक। तो लिखा हुआ है नहीं, जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए N2 प्लस H2 मिलकर क्या बना लेंगे NH3 यानी कि अमोनिया। क्या बन जाएगा अमोनिया। तो दो अभिकारक हैं या नहीं है, दोनों अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं एक ही उत्पाद का तो निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं एक ही उत्पाद का तो निर्माण कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल ले लीजिए, हमने कौन सा ले लिया जल ले लिया। चलो जल बनाते हैं H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे H2O। क्या बनाएंगे दोनों मिलकर H2O। क्या बनाएंगे दोनों मिलकर H2O। तो ये क्या हो रहा है देखो दो अभिकारक हैं या नहीं है और दोनों अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया कौन सी होगी, अगली अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, थोड़ा सा अगर समझ विकसित करोगे तो आपके समझ में रिएक्शन भी आ जाएंगे। वियोजन वियोग, वियोग का मतलब क्या होता है दूर दूर हो जाना, यानी पहले एक परिवार यानी अलग अलग परिवार एक हो रहे थे, अब एक परिवार क्या हो रहा है अलग अलग होगा। वियोजन में क्या है एक परिवार क्या होगा अलग अलग होगा। तो जैसे समझते हैं वियोजन में क्या हो जाएगा जब एक अभिकारक निम्न उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझते हैं जब एक अभिकारक निम्न उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे वियोजन या डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्या मैंने जब एक अभिकारक निम्न उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या होगा बेटा एक अभिकारक होगा और कई उत्पादों का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये एक ही अभिकारक तो है और एक अभिकारक क्या करे निम्न उत्पाद यानी एक अभिकारक से कई उत्पाद का निर्माण होगा तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन। तो देखो एक अभिकारक है और एक अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। दूसरा ले लेते हैं NH4 अमोनियम क्लोराइड जो कि नौशादर का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या बना लेगा बेटा NH3 अमोनिया NH3 प्लस HCl। ये क्या कहलाएगा आपका देखो एक अभिकारक है और कई उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो यही क्या कहलाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया।
चलो आगे चलते हैं। अगली कौन सी अपक्रिया है हमारी? विस्थापन अपक्रिया। तो समझ लेंगे विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अपना स्थान बना लेते हैं तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहा जा सकता है। क्या कहा मैंने? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अपना स्थान बना लेते हैं तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे समझेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व जब अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को हटाकर कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अपना स्थान बना लेते हैं अपना स्थान बना लेते हैं तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अपना स्थान बना लेते हैं तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कुर्सी पड़ी हुई है, उस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, अगर आपके पिताजी आ जाएं तो आप उस कुर्सी से खड़े हो जाएंगे। आप क्या आ जाए, आपके दादाजी आ जाएं तो उनके सम्मान में आपके पिताजी भी खड़े हो जाएंगे? नहीं। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपसे ज्यादा पावर किसकी है? आपके पिताजी की। और आपके पिताजी से ज्यादा पावर किसकी है? आपके दादाजी की। तो इसी प्रकार से इसमें होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर अपना स्थान बना लेते हैं, इसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और ज्यादा से अच्छा समझना है आपको तो आपको पहले पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है आपको पढ़ लेनी है बेटा, सक्रियता श्रेणी होती है। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है? क्रम दिया गया है। जैसे कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दे रहा हूं, इधर हल्का सा समझ लेंगे। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, मैं यहां लिख रहा हूं, पकाता है कौन है जी, आगे आओ और पिटो। यानी ये क्रम है। यानी इसका मतलब है कि सोडियम से ज्यादा पावर कौन है? पोटेशियम के पास। और कैल्शियम से ज्यादा पावर किसके पास है? सोडियम के पास। यानी ये मैंने क्रम लगाया हुआ है। यानी ऊपर वाले तत्वों के पास अधिक पावर है, नीचे वाले तत्वों के पास कम पावर है। जैसे मैंने यहां लिख दिया, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, Cu कॉपर सल्फेट प्लस Fe। तो यहां से क्या हो जाएगा? Cu हट जाएगा, Cu के स्थान पर कौन आ जाएगा बेटा? Fe। ये क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। अब देखो Fe ने किसका स्थान हटा दिया? Cu का स्थान हटा दिया, नहीं हटा दिया? किसका स्थान हटा दिया? Cu का। और Cu के स्थान पर कौन आ गया? Fe। क्यों आ गया? क्योंकि ये किससे अधिक क्रियाशील है? Cu से अधिक क्रियाशील है। देखो इस टेबल में देख लो कहां लिखा हुआ है? Fe। और Fe ये नीचे ही तो आएगा, तो Cu इससे नीचे स्थित है या नहीं है? तो इसलिए क्या होगा? Fe क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये क्या करेगा बेटा? Cu को हटा देगा। अब जैसे मैंने अगला लिख लिया, यहां लिख लिया FeSO4 प्लस Zn। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन हो पाएगी नहीं हो पाएगी? जी सर बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो Fe से ऊपर कौन स्थित है बेटा? Zn। कौन है? Zn। तो Zn की ज्यादा पावर हुई नहीं हुई? तो ये Zn क्या करेगा बेटा? Fe को अपने स्थान से हटा देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? यहाँ क्या हो जाएगा? ZnSO4 क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Fe। क्या तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? जिंक सल्फेट, क्या फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होगा? ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? आपकी विस्थापन अपक्रिया।
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर अपना स्थान बना लेते हैं, इसी अवक्रिया के लिए उसे विस्थापन अवक्रिया कहा जाता है। तो ये टेबल जरूर बना लेंगे और याद भी कर लेंगे। काशीनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, कौन है जी आगे आओ। आने वाले समय में चैप्टर नंबर 3 में आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाने वाला हूं। तो आइए ये समझ में आगे हमारे विस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं। तो अब समझ लेते हैं हम अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है हमारी द्वितीय विस्थापन अवक्रिया या उभय अपघटन अवक्रिया। ये बोर्ड पेपर में आई हुई रिएक्शन है आपकी। ये किस नाम से आई थी, उभय अपघटन अवक्रिया। तो पहले इसे विस्थापन अवक्रिया, लेकिन बोर्ड ने इसका एक और नाम बता दिया, क्या बता दिया, उभय अपघटन अवक्रिया। तो उभय अपघटन अवक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अवक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें वह रासायनिक अवक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें आयनों का, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। तो उसे द्विविस्थापन अवक्रिया कहते हैं। तो उसे द्विविस्थापन अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अवक्रिया या उभय अपघटन अवक्रिया कहते हैं, या उभय अपघटन अवक्रिया कहते हैं। उभय अपघटन अवक्रिया, उभय अपघटन अवक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे उभय अपघटन अवक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अवक्रिया या उभय अपघटन अवक्रिया कहते हैं। बीच में ही हमारे अखिलेश सर आ गए हैं और कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए सर, वेलकम है, क्या कहना चाहेंगे आप इन बच्चों के लिए। सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को नमस्कार और उनके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए नमस्कार करता हूं मैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि केमिस्ट्री में जो मैं उतार रहा हूं जिन अध्यापक को, वो बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं, जो कि आपको एक्सप्लेन समझ में आ रहा होगा। यानी कि आज तो पहला भी दिन है और मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। सर ने आप क्लास स्टार्ट कर दी है, तो आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि मैं जो भी वादा किया है, मैं आपसे जो भी वादा किया वो पूरा करूंगा। और मैंने जैसा कि सर आप देख ही रहे हैं सर को कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। यानी कि जो जैसे उदाहरण देने चाहिए सर को वो आपको समझ में आ रहे होंगे, किताबी लैंग्वेज मिल रही होगी और आपकी जो देसी लैंग्वेज होती है वो भी आपको मिल रही होगी। यानी कि जैसे आपको पढ़ना चाहिए वो दोनों तरीके से सर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने सर को हायर किया है, इससे अच्छा है आप इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ये भी जो इनका मोटिवेशन बढ़ता है वो आपके कमेंट से बढ़ता है, तो आप अच्छे अच्छे सर के लिए कमेंट करें, जिससे कि सर का और मोटिवेशन बढ़े और ये और अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। तो साथियों, मेरी आवाज ठीक नहीं है अभी कुछ दिन से, तो मैं अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं सर को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने बीच में आकर बच्चों के लिए मोटिवेट किया। तो आइए समझते हैं आगे के लिए। सर ने जैसा बता दिया है कि मैं एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी बेटा, आपको जो भी एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस हैं वो सभी आने वाले हैं और जो समझाते हुए भी चल रहा हूँ। और ग्रामीण बच्चे अगर पढ़ते हैं तो मैं ग्रामीण भाषा में भी आपके लिए समझाता हुआ चलता हूँ। तो आइए आगे समझते हैं। हमने द्विविस्थापन अवक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अवक्रिया या उभय अपघटन अवक्रिया कहते हैं। जैसे समझते हैं उभय अपघटन अवक्रिया किसे कहते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा आपका NaCl प्लस AgNO3। अब आपको पता है बेटा Na पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का। Na पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का। Cl पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का। Ag पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का। NO3 पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का।
अभी मैंने क्या कहा बेटा, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, आयनों का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ से देखो प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाले के साथ। यहाँ प्लस कौन है, Na, और यहाँ माइनस कौन है, NO3। तो हमेशा ध्यान रखना, हम पहले प्लस वाले को लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, NaNO3, क्या हो जाएगा, NaNO3 प्लस, अब क्या बचा, यहाँ से क्या बचा बेटा, प्लस वाला, और यहाँ से क्या बचा, माइनस वाला। मैंने अभी बताया आपको प्लस वाला पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AgCl, AgCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलो आगे समझते हैं, आगे कौन सी रिएक्शन है आपकी, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है उसे अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में होती है उसे अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझते हैं, चलो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र दिशा में, जो अग्र दिशा में, अग्र दिशा में संपन्न होती है, अग्र दिशा में संपन्न होती है, तो उसे अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में ही संपन्न होती है उसे अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे, 2KClO3, 2KClO3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर क्या बन जाएगा, KCl, 2KCl प्लस 3O2। मैं बैलेंस साथ के साथ करता चल रहा हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र दिशा में संपन्न होती है उसे अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है, जो कि आपके सामने ये एग्जांपल साथ के साथ नोट करते हुए चलें। अगली अभिक्रिया कौन सी है, समझते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, 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 वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस H2, ये इसका बेटा इसके लिए इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसके लिए जो चिन्ह होगा इस प्रकार का होगा, यानी अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में जो अभिक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स,
उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इधर क्या बन जाएगा बेटा 2NH3, क्या बन जाएगा 2NH3। तो मैं साथ के साथ आपको बैलेंस करता हुआ भी चल रहा हूं। तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एक और ले लो H2 प्लस I2, और ये कौन सी दिशाओं में होगी दोनों दिशाओं में हो जाएगी। तो दोनों दिशाओं में जो होगी वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा 2HI। नोट करके यहाँ एक चीज लिख लेंगे, नोट क्या लिख लेंगे नोट करके, ऐसी अभिक्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या नहीं हो पाती है, कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती है। पूर्ण क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जब दोनों दिशाओं में हो रही है तो पूर्ण कैसे हो जाएगी। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है, पूर्ण नहीं हो पाती है, पूर्ण नहीं हो पाती है। तो यह अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, पूर्ण नहीं हो पाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ में आ गई ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझते हैं। आगे हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखो चलो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे आप अपने घर में लेके आते हैं, एग्जांपल समझ लीजिए, आप अपने घर में क्या लेके आते हैं, कलई लेके आते हैं, जिसे आप कलऊ कहते हैं या कलई कहते हैं। आप जब उसे लेके आते हैं तो आप जैसे ही उसे जल में डालते हैं तो उसमें से एक प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जित होती है, नहीं होती है। तो उसे ही क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाएगा, जब किसे कहा जाएगा डियर फ्रेंड समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जब क्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या बनती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से क्या होती है बेटा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कितनी ऊष्मा इसमें से उत्सर्जित होती है, 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, 94 किलो कैलोरी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको बोर्ड में ये जरूर लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो किसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आ गया ना समझ में। एक और ले लीजिए, चलो आपको जो याद रहे मैं वही रिएक्शन ले रहा हूँ। H2 प्लस O2, जल तो आप सभी कर लेंगे ना इस रिएक्शन के लिए। तो क्या बन जाएगा, इधर H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा आपका। और जल बन जाएगा तो बताओ मुझे जल्दी से इसमें से कितनी ऊर्जा निकलती है। इसमें से निकलती है 136.8 किलो कैलोरी। इतनी ऊष्मा आपकी उत्सर्जित होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है
उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए आगे समझते हैं अब कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी है बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो देखो इधर, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे ऑक्सीकरण, उसे ऑक्सीकरण, उसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, जिसमें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझो, आपने अभी एक एग्जांपल लिया था, अभी एक एग्जांपल क्या लिया था बेटा, C यानी कार्बन प्लस O2। अब ये देखो, इसमें कार्बन के साथ किसका योग हो जाएगा, ऑक्सीजन का। किसका योग हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन का। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का योग होता है। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, बताओ जल्दी से। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जैसे H2 प्लस O2। अब तो एग्जाम्पल याद हो जाने चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नोट करो जल्दी से। देखो आगे, अगली रिएक्शन कौन सी है बेटा, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया कौन सी होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, उसे अपचयन अभिक्रिया, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझो, मैंने क्या किया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ लिया बेटा जिंक ऑक्साइड, क्या ले लिया, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ले लिया। जब इसकी आपस में क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, CO प्लस Zn। अब मुझे बताओ यहाँ पर किसकी कमी होगी बेटा, किसका ह्रास हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया नहीं हो गया, ऑक्सीजन किसी और के साथ जुड़ गया नहीं जुड़ गया। तो यही अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी आपकी, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आगे समझते हैं। अब है आपकी अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
इसे एक और नाम से जाना जाता है बेटा, बोर्ड में आया था कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, क्या समझना है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, आइए समझते हैं। रिडॉक्स रिडॉक्स से आप एक काम कीजिए, रिडॉक्स को दो भागों में तोड़ लीजिए। कितने भागों में तोड़ लीजिए, दो भागों में तोड़ लीजिए। दो भाग कौन कौन से ले लेने हैं आपको, रेड का मतलब रेड में तोड़ दो, ऑक्स का मतलब ऑक्स बचाओ, ऑक्स में लिख दो। आपको रेड माने लाल नहीं समझना है, ऑक्स माने गधा नहीं समझना है आपको। रेड का मतलब समझेंगे आप रिडक्शन, क्या समझेंगे बेटा, रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या समझेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या समझेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया, रिडक्शन का मतलब होता है अपचन और ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण यानी रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे चलो, वह वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे ऑक्सीकरण, तो उसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, तो उसे ऑक्सीकरण व ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं।
चलो दोबारा से समझते हैं, आवाज कट हो गई तो। अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? मैं लिखता नहीं हूं, आपको समझाता हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ लेना ध्यान से, क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो Cu+O H2 इन दोनों की जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? किससे? Cu से, कॉपर से, और किसके साथ जुड़ जाएगा? H2 के हाइड्रोजन के साथ। तो जो बेटा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नहीं ना? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गए तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण। और यहाँ क्या हो रहा है? जब हाइड्रोजन की मतलब क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर अपचयन। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाली रिएक्शन में है। आइए आगे समझते हैं। आगे क्या है हमारा? संचार किसे कहते हैं? तो संचार किसे कहते हैं? जब धातुओं को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन से और नमी से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती हैं, जिससे धातुएं कमजोर पड़ जाती हैं और उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। इसी प्रक्रिया के लिए संचारण कहते हैं। जब जब धातुओं को जब धातुओं को जब धातुओं को खुले वातावरण में जब धातुओं को खुले वातावरण में खुले वातावरण में खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है जब धातुओं को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से और नमी से क्रिया करके नमी से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती हैं जिससे धातुएं कमजोर पड़ जाती हैं और उनकी चमक फीकी पड़ जाती है उनकी चमक फीकी पड़ जाती है इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण किसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट? जब धातुओं को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन से और नमी से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती हैं, जिससे धातुएं कमजोर पड़ जाती हैं और उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। इसी प्रक्रिया के लिए संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जैसे चांदी पर काली परत का आना, काली परत का आना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पीतल। देखते हैं ना, पीतलों के बर्तनों पर क्या हो जाता है बेटा? पीतल पर हरी परत का आना। पीतल पर कैसी परत आ जाती है? हरी परत।
हरी परत का आना, हरी परत का, हरी परत का आना, हरी परत का आना। क्या कहा बेटा, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का आना, पीतल पर हरी परत का आना, ये क्या है बेटा, संक्षारण। यानी जब धातुओं खुले वातावरण, अच्छा एक काम कीजिए, आप लोहा लेके आओ या कोई भी लोहा लेने के बाद आप ग्राउंड में लाके डाल दीजिए, आप नमी युक्त स्थान पर डाल दीजिए, तो उस पर क्या होगा, जंग मतलब उस पर नमी से और ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेगा, जिससे धातुएं क्या हो जाएंगी, कमजोर। यानी लोहा क्या हो जाएगा बेटा, कमजोर। लोहा लाए हम मार्केट से, ग्राउंड में डाल दिया नमी युक्त स्थान पर, आप कुछ समय पश्चात देखेंगे उसके ऊपर जंग आ जाती है। तो जंग कैसे आती है, ऑक्सीजन और नमी क्रिया करके उसके ऊपर एक परत बना लेती है, जिसे कहते हैं जंग। तो जंग से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, समझते हैं। संचारण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो सबसे पहले संचार को रोकने के निम्न उपाय है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं बेटा, पेंट करके, क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। अच्छा, संचार को रोकने के लिए पेंट करते हैं, नहीं करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीस लगाकर, क्या हो जाएगा दूसरा, गांव में लोग क्या करते हैं, ग्रीस लगा लेते हैं, और जिससे क्या हो जाता है बेटा, संचारण रुक जाता है। ग्रीस, ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर, या एक और कह सकते हैं बेटा, काला तेल लगाकर। क्या होता है बेटा, काला, काला तेल, काला तेल लगाकर, क्या होगा बेटा, काला तेल लगाकर, काला तेल लगाकर भी हम संचारण को रोक सकते हैं। चौथा हो जाएगा बेटा हमारा, चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा, टिनीकरण द्वारा। टिनीकरण की यानी टिन की एक परत चढ़ाई जाती है, टिनीकरण द्वारा, टिनीकरण द्वारा। एक और हो जाएगा बेटा हमारा, गैल्वेनीकरण द्वारा। क्या हो जाएगा बेटा, गैल्वेनी, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण द्वारा। क्या हो जाएगा बेटा, गैल्वेनीकरण द्वारा। अब ध्यान से सुन लेना बेटा, एक बात ध्यान से बताओ मुझे, इधर मैं यही लिख देता हूं, नोट करके समझ सकते हैं। लोहे पर, लोहे पर जंग लगने से, जंग लगने से, लोहे पर जंग लगने से, लोहे पर जंग लगने से, लगने से लोहे का, लोहे का भार, लोहे का भार बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है या घटता है। बताओ जल्दी से कौन सा होगा, बढ़ता है, नंबर पहला विकल्प क्या हो गया आपका, बढ़ता है। दूसरा हो गया घटता है, घटता है। तीसरा हो गया दोनों, दोनों। और चौथा हो जाएगा बेटा इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा होगा, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, कौन सा सही होगा इसमें से। तो ध्यान से बताओ, जल्दी से बताओ। तो लोहे पर जंग लगने से बेटा लोहे का भार क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इसका भार बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा, जैसे आप बेटा देख सकते हैं ना, ये मेरा पेन है, इस पेन पर अगर मैं किसी की लेयर चढ़ा दूं तो इसका भार बढ़ेगा या घटेगा। तो इसी प्रकार से लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसके ऊपर नमी की और ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, उससे जिससे उसका भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। एक बार नोट करके लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, नोट कर लो, हेडिंग डालो नोट। क्या लिखोगे नोट में, नोट में लिखो, चलो जल्दी से। विश्व, विश्व में, विश्व में लोहे के, लोहे के कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का 15% भाग, 15% भाग जंग लगने से, जंग लगने से, जंग लगने से नष्ट हो जाता है, जंग लगने से नष्ट हो जाता है। कितना भाग परसेंट जंग लगने से नष्ट हो जाता है, बताओ जल्दी से, 15%। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव रूप में भी मिल सकता है आपको, जंग लगने से नष्ट हो जाता है। तो ये समझ गए हम कि पेंट करके और ग्रीस लगाकर, काला तेल लगाकर या टिनीकरण द्वारा या गैल्वेनीकरण द्वारा हम संचारण को रोक सकते हैं। और
इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग बची है, उसे भी समझ लेते हैं। प्रकृत गंधता रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी किसे कहा जाता है बेटा? जब तेलीय या वसा युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और उसमें से गंध आने लगती है। इसी प्रक्रिया के लिए रेंसिडिटी कहते हैं। जब वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है। लंबे समय तक, चलो ऐसे लिखो, लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है। लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है तो उसके लिखो बेटा, तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और उसमें से गंध आने लगती है। उसमें से गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को रेंसिडिटी कहते हैं। इस प्रक्रिया को रेंसिडिटी कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकृत गंधता कहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बेटा, मार्केट से आप चिप्स वगैरह खरीद के लाते हो तो उसमें चिप्स में क्या होती है बेटा, एक प्रकार की गैस भरी जाती है। उसमें से क्या किया जाता है बेटा, ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन के स्थान पर किसे भर दिया जाता है बेटा, नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन किसका कार्य करती है बेटा, प्रतिरोधक का कार्य करती है, खराब होने से रोकती है। तो समझ गए ना बेटा। यानी प्रकृत गंधता किसे कहेंगे, जब वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वह उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और उसमें से गंध आने लगती है। इसी प्रोसेस के लिए प्रकृत गंधता कहते हैं। तो आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है। आइए देख लीजिए शुरू से एक बार क्या क्या पढ़ाया आज, क्या क्या पढ़ाया आपने। यहाँ से स्टार्ट किया हमने पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया में दो कारक भाग लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। फिर आपने एग्जांपल लिया जैसे जल, चीनी, अदरक, दूध, और इन दोनों को सबको मिलाकर क्या बन गई, चाय। तो जो चाय बनाने में यूज हुआ उसे क्या कहा हमने, अभिकारक, और जो चाय बन के तैयार होगी उसे क्या कहा हमने, उत्पाद। आगे समझते हैं। आगे है हमारी रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, शब्दों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने क्या कहा इनके प्रतीकों का, तो मैग्नीशियम के स्थान पर हमने क्या ले लिया, Mg ले लिया, ऑक्सीजन के स्थान पर क्या ले लिया, O2 ले लिया, और इनसे मिलाने के बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे होगी, तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना। आगे देख ली रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। आगे देखा आपने संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर देखा आपने वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर आपने विस्थापन, द्विविस्थापन, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया,
अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण को रोकने के उपाय, वृक्कगंधता, यानी कुल मिलाकर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू सो मच।